आपको इस टाइम पे रैपिड रिविजन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते हो। यहाँ पे बोलेंगे कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, फ्रांस में ब्रेड नहीं मिल रहा है। उन्होंने बोला कि हमारी वोटिंग डबल करो, क्योंकि 300 पे भी 1 वोट मिल रहा है तो 600 पे 2 वोट्स मिलने चाहिए। राजा ने ये बात नहीं सुनी। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था किसमें? आम आदमी में। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे इन्फिनिटी लर्न। कैसे हो क्लास 9th वालों? होपफुली आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, और आज हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे फटाफट से आपका पहला चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री का। हिस्ट्री के सिलेबस में जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन का। देखो बच्चों, बात ऐसी है कि आपको इस टाइम पे रैपिड रिविजन्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते हो, एनसीईआरटीज खत्म नहीं कर सकते हो, और कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा टीचर हो बस सिंप्लीफाई करके एक कहानी के फॉर्मेट में आपको चीजें बता दे। तो हम कुछ बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो, राजा था एक फ्रांस का जिसका नाम था लुइस 16। इतना समझ आता है, कहानी की शुरुआत यहां से होती है। लुइस 16 राजा है जिसको राजा बना दिया गया है बहुत ही यंग एज में। 20 साल का हमारे पास राजा है जो 1774 में पावर में आता है। ठीक है, राजा की हालत बहुत खराब है, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस की हालत बहुत खराब है। ये आप लोगों को समझने की काफी सख्त जरूरत है। हालत खराब होने के रीजंस बहुत ज्यादा हैं, और इसी बीच राजा की शादी भी करा दी जाती है। पैसा फ्रांस के पास बहुत कम है, ट्रेजरी गिर रही है। किस लिए? क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था। वॉर में फ्रांस मदद कर रहा था किसकी? अमेरिका की। अमेरिका किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? ब्रिटेन के अगेंस्ट। तो अमेरिका की मदद इसलिए की जा रही थी क्योंकि जो ब्रिटेन है वो फ्रांस का भी दुश्मन बना हुआ था, तो उसको, फ्रांस को अमेरिका की मदद करनी थी। उसकी वजह से पैसा खाली हो रहा था। गरीबी जनरली वहां बहुत बढ़ रही थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पे वॉर के चलते सिचुएशन और ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं, और राजा का सबसे बड़ा रोल आता है, क्योंकि राजा एक पावरफुल लीडर की तरह नहीं उभर के आता है। उस टाइम पे जनता की समस्याओं को नहीं सुनता है, तो जनता काफी अपसेट है। फ्रांस के पास पैसा बहुत कम है, और राजा बहुत यंग है जिसकी उस टाइम पे शादी भी हो जाती है। ठीक है, यही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे हम चलते हैं कि डिवीजन क्या था फ्रेंच सोसाइटी का उस टाइम पे। 3 टाइप्स के जो हमारे यहाँ पे एस्टेट्स हैं, इसमें फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी। आपको समझना है, जैसे हमारे यहाँ पे है अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। फ्रांस की सोसाइटी भी उसी टाइम पे इस तरीके से डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, उसमें थे नोबल्स और क्लर्जी टाइप के लोग, मतलब बिल्कुल ठाट बाट, रहन सहन बहुत अच्छा। और फिर आ जाती है जनता, गरीब आदमी, गरीब तबका, थर्ड एस्टेट, जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। पर यहाँ पे एक अहम मुद्दा ये है समझने का बच्चों, कि जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा राइट्स थे, प्रिविलेज थी, मतलब फुल ऐश ही ऐश। ठीक है, और थर्ड वाले बेचारे सताए जा रहे थे। सारे टैक्सेस इनको देने हैं, सारी ड्यूटीज इनको भरनी है, सिचुएशन बहुत खराब है। फिर देखा हमने कि राइट्स इनके पास है, प्रिविलेजेस इनके पास है, टैक्स सबसे कम देना पड़ रहा है। थर्ड एस्टेट में लोग, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनता, गरीब तबका बहुत ये है, और फिर भी इनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है राइट्स के नाम पे। ठन ठन गोपाल। चलो जी, ये पहली 2 क्लासेस हैं, इसको एग्जाम ही पूरी तरह से कर दिया गया था, मतलब इनको बिल्कुल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा? लोगों के मन में आएगा गुस्सा, पहले ही भूखमरी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लाइन है बड़ी बड़ी, ब्रेड तक नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, फ्रांस में ब्रेड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिवीजन आप देख सकते हो सोसाइटी का, इसका आप स्क्रीनशॉट भी बच्चों हर स्लाइड का ले सकते हो। फिर स्ट्रगल क्या चल रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल सर्वाइवल के लिए। अब इस सब के बीच महंगाई बहुत ज्यादा थी, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी फूड की,
सर्विसेज सप्लाईज उतनी नहीं थी, तो इस वजह से उसके रेट बहुत बढ़ गए थे खाने के, और लोग अपना जीवन यापन नहीं कर रहे थे। मतलब सिचुएशन बिल्कुल हाय तौबा वाली हो चुकी थी। तो किंग को बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही थी लोगों से, लोग बिल्कुल नाखुश थे अपने राजा से। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। ये प्रॉब्लम काहे खत्म नहीं होती है रे? फिर ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास कैसे हुई, ये एक अहम मुद्दा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं चैप्टर में। तो हुआ क्या, जब इंडस्ट्री सेटअप हुई तो वहां पे इंडस्ट्रीज से उभर के आई हमारी एक मिडिल क्लास। ये उभरी कहां से? जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो पेजेंट्स टाइप के लोग थे, जब वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स बने तो थोड़ा पैसा आया, पैसा आया तो अपने बच्चों को एजुकेशन देने लगे। बच्चे जब एजुकेटेड हो गए तो उन्होंने ये नोटिस किया कि ये क्या गड़बड़ है दया, कि ये फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, इनके पास इतने सारे राइट्स और प्रिविलेजेस हैं और हम बेचारे सताए जा रहे हैं, हमसे ही टैक्स लिए जा रही है, ये प्रजा को कुछ समझ ही नहीं रहा है राजा। तो ये गुस्सा लोगों में उभर के आने लगा। और क्या था, तो वो जो मिडिल क्लास थी उसने बगावत शुरू की। अब बगावत में बहुत सारे फिलोसोफर्स का बच्चों अहम रोल आता है। उसमें चाहे हमारे जॉन लॉक हैं, जिन्होंने अपनी बुक है जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें बिल्कुल राजा को बहिष्कार करने को बोला, बिल्कुल बोला कि बात गलत चल रही है, बिल्कुल ये बात मानी जाएगी। राजा अपने डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट के बेसिस पे जो राजा को अधिकार मिले हुए हैं, बिल्कुल उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, प्रजा का ख्याल रखना चाहिए। इसके जो बिल्कुल भगवान के समान एक राइट्स हैं, उसका ये शोषण कर रहा है, हनन कर रहा है लोगों का उसके थ्रू, ये बिल्कुल गलत है। राजा का बहिष्कार करो, चलो जी बगावत शुरू की जाए। फिर है हमारे पास एक और फिलोसोफर, जॉन रूसो। सोशियोलॉजी जो लोग पढ़ेंगे आगे जाके वो पढ़ेंगे कि इनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने भी अपनी बुक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्रपोज किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो नेता हैं उन वो चुन के भेजे, उनके बीच में अच्छा सामंजस्य हो, बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो, सरकार अच्छे से चले, उनकी सुनवाई हो। और ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू है हमारे पास और तमाम तरह के फिलोसोफर्स की फिलोसफी से जो वो मिडिल क्लास थी जिसकी अभी हमने बात की, याद है ना? तो उन्होंने क्या किया, इनकी फिलॉसफी से प्रेरणा लेके बगावत करनी शुरू की, अपनी बातें बोलनी शुरू की, अपने हक मांगने शुरू किए। फिर हुआ आउटब्रेक। क्या हुआ? वहां पे रेवोल्यूशन आई, लोग गुस्से थे, गुस्से में भरे हुए थे। आपने देखा कि तिजोरी खाली है फ्रांस की, किस वजह से खाली है? राजा की वजह से। राजा अच्छा नहीं है तो लुईस 16 को एक मीटिंग बिठानी पड़ी लोगों का गुस्सा देख के। उन्होंने क्या बोला, लोगों का गुस्सा देख के भी सुधरे नहीं, उन्होंने एक मीटिंग बिठाई एस्टेट जनरल की, जो तीनों एस्टेट्स थी उसमें, तीनों एस्टेट्स में से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, थर्ड एस्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो होता क्या था, जब राइट की बारी आती थी, वोटिंग राइट्स, तो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का भी एक वोट है, सेकंड एस्टेट का भी एक वोट है, थर्ड एस्टेट का भी एक वोट है। जहां लोग 600 हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और वोट एक, उन्होंने बोला कि हमारी वोटिंग डबल करो, क्योंकि 300 पे भी एक वोट मिल रहा है तो 600 पे 2 वोट्स मिलने चाहिए। राजा ने ये बात नहीं सुनी, लोगों को क्या कर दिया, और गुस्सा उनके मन में भर दिया। लोगों को लगा कि ये बात ठीक नहीं है, तो ऑन 20 जून वो असेंबल हुए, थर्ड एस्टेट वाले लोग उठ के चले गए थे एस्टेट जनरल की मीटिंग से, बहिष्कार कर दिया, बोलते चलो जी चलो, हमें ये मीटिंग नहीं करनी है। और उन्होंने असेंबली कहां पे की? इंडोर टेनिस कोर्ट में। कोई टेनिस खेलने नहीं गए थे वो, समझो, वहां पे बगावत का मुद्दा अहम बातचीत करने गए थे। और उन्होंने वहां पे क्या किया, वर्सेलिस के टेनिस कोर्ट में गए और अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली। और उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, हम यहां से हिलेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। पर सिचुएशन ऐसी थी, जनता के मन में बहुत गुस्सा था, बहुत गरीबी थी, खाने को लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग भूखे मर रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी और जनता और बढ़ती जा रही थी, मतलब बहुत बुरा हाल था बच्चों। फिर क्या हुआ, वाइल नेशनल असेंबली तो वर्सेलिस में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, पर लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने वेट नहीं की और उन्होंने हल्ला बोल दिया। क्या किया उन्होंने? वो गए 14 जुलाई को एजिटेटेड क्राउड ने बैस्टिल, जो वहां पे प्रिजन ऑफ बैस्टिल है, उसको
तबाह कर दिया, उस पे हमला बोल दिया। ठीक है, तो राजा को हार मान के घुटने टेक के लुइस 16 को फाइनली रिकॉग्नाइज करनी पड़ी नेशनल असेंबली और एक्सेप्ट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789 the assembly passed a decree law abolishing the feudal tax, privileges of nobles and clergies। जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग थे इनके राइट्स जो थे अलग, स्पेशल इनको कैटेगरी में रखा हुआ था, बोले तमीज से नीचे आओ थोड़ा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फ्यूडल टैक्सेस जो थे, जो बेचारे छोटे तबके के थर्ड एस्टेट के लोगों को टैक्सेस देने पड़ते थे, वो हटवा दिए। टैक्सेस भी यहाँ पे दो तरह के हैं, याद रखना बच्चों, टेनिथ और दूसरा टाइप का टैक्स कौन सा है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। टेनिथ में क्या होता था, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, जो आपकी फसल है उसका 1/10 हिस्सा आपको चर्च के नाम पे देना पड़ता था। सेकंड, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, पैसिवली नहीं सुनना है। सेकंड टैक्स, हिंट देती हूं, लोगों को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका ड्राफ्ट कंप्लीट किया 1791 में, मोनार्क की पावर्स कम कर दी। अब क्या है सीन, मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशन साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने लॉ मेकिंग पावर्स दी नेशनल असेंबली को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। The Constitution began with the Declaration of Rights of Man and Citizen। अब यहाँ पे महिलाओं के साथ फिर से गलत हुआ, सिर्फ लिमिटेड लोगों को वो मिले, एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में बांटा गया। एक्टिव सिटीजन्स वो थे मेल 25+ जो कमा रहे थे, टैक्सेस भर रहे थे। वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं को दिए गए। मतलब यहाँ पे सोसाइटी अभी भी बहुत ज्यादा पितृ सत्ता सोच की है, पेट्रियार्कल है, वुमेन को अभी काफी स्ट्रगल लगेगा। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फ्रांस एक रिपब्लिक बनता है, लुइस 16 है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया और क्या किया, नेशनल असेंबली ने वोट किया कि वॉर कर दो आप रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। पर यहाँ पे सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे थे, राजा धोखेबाज निकला, किससे, प्रशिया और ऑस्ट्रिया से, कि वो रेवोल्यूशन ठंडी पड़ जाए, वो लड़ाई खत्म कर दे। तो काफी आप देख रहे हो विचारों में मतभेद चल रहा है यहाँ पे। रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने पॉलिटिकल राइट्स दिए सिर्फ रिचर सेक्शंस को। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, किसमें, आम आदमी में। मैंगो मैन बड़ा नाराज है बच्चों यहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए। अब आप बगावत करके कुछ छोटे छोटे क्लब्स बना लो स्कूल में, हिंट नहीं दे रही हूं मैं। तो इन्होंने ऐसे ही जैकोबिन क्लब्स बनाए। जैकोबिन क्लब्स में एक लीडर उभर के आता है बच्चों हमारे पास, उसका नाम है, आगे देखते हैं हम। जैकोबिन क्लब्स ने अपने क्या प्लान किए कि हम बगावत करेंगे और सारे जो ये नाइंसाफी हो रही है जनता के खिलाफ, इसको दूर करवाएंगे। इलेक्शंस हुए, जैकोबिन क्लब ने नई असेंबली, राजा का बहिष्कार कर चुके हैं, राजा को क्या कर दिया है, राजा को भगवान के पास पहुंचा दिया है। और यहाँ पे न्यूएस्ट इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन बोल रहे हैं। 21 सितंबर 1792 को इन्होंने मोनार्की को अबॉलिश किया, खत्म किया और फ्रांस को एक रिपब्लिक यहाँ पे बना दिया, जिसका चुना हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, हेड ऑफ द स्टेट वुड बी इलेक्टेड। तो यहाँ पे कन्वेंशन आ चुकी है, राजा को मार दिया है। ठीक है, और लेटर असेंबली ने रॉयल इम्प्रिजन किया, बंदी बना दिया रॉयल फैमिली को भी। तो आगे बढ़ते हैं। पीरियड जो है 1793 से 94 का, इसको हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत भयावह पीरियड था बच्चों। क्या हुआ था इसमें, जो रॉबिस्पियर था, ये एक बहुत अहम मेंबर था जैकोबिन क्लब का, बहुत अहम लीडर था। इसने अपनी पॉलिसीज मनवानी वहां पे स्टार्ट कर दी, इसको हेड बनाया था। इसने क्या किया, बहुत कंट्रोल और पनिशमेंट वाली पॉलिसीज ये ले आया। इस बंदे ने जहां लोगों के राइट्स के बारे में लड़ना था, लोगों को अच्छे अधिकार देने थे, अच्छा जीवन देना था, गरीबी दूर करनी थी, इन्फ्लेशन, सब काम किए। पर बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही पनिशमेंट देने वाला इंसान, सो मच सो जो इसकी बात नहीं मानता था उस आदमी को ये सीधा मरवा देता था। लोग खौफ में आ चुके थे, डर में आ चुके थे इस इंसान के। तो जनता इसके भी खिलाफ होने लग गई कि ऐसा नेता भी हमें नहीं चाहिए। काफी ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज लेके आया ये। बहुत सारे जो गलत काम हो रहे थे सोसाइटी में, वेजेस को फिक्स किया, प्राइसेस को फिक्स किया, ताकि जनता के साथ कुछ बुरा ना हो। पर फिर भी जनता इसके खिलाफ
हो गई। फिर हुआ क्या, वही रेन ऑफ टेरर को खत्म करना पड़ा 93 से 94, तो जनता ने इसको भी मार डाला। ठीक है, तो ये भी भगवान को प्यारे हो गए। ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और नेक्स्ट डे सेंट टू, मतलब डेड। ठीक है, स्टोरी खत्म। फिर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो मिडिल क्लास है वो पावर में आए। नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें डिनाई किया द वोट टू नॉन टैक्स पेइंग मैन। ऑफ कोर्स इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एक डायरेक्टरी जिसमें एग्जीक्यूटिव है, 5 मेंबर बॉडी होगी। कोई भी रॉबेस्पियर जैसा इंसान अकेला इतना पावरफुल ना बने कि वो जनता का शोषण करने लगे, तो इसलिए 5 मेंबर की बॉडी आई। दिस वाज मेंट फॉर अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर। जब ये भी फेल हो गई, डायरेक्टरी में आपस में विवाद होने लगे, तो फिर एक नई हमारे पास क्या आई, नया दौर आया, नया सवेरा आया, जो नेपोलियन बोनापार्टे है। नेपोलियन महान व्यक्ति जिनके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, वो उभर के आए, उनकी मिलिट्री पावर्स को तवज्जो दी गई। तो क्या हुआ उस टाइम पे, औरतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। औरतें जब रेवोल्यूशन चल रही थी बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो औरतें बैकग्राउंड में सपोर्ट करती थी, एक्टिवली सामने नहीं आती थी, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था। इवन इकोनॉमी में भी एज एन, उनको वर्क लाइफ में भी इतना वो नहीं मिलता था, जहां काम करने की बारी आती थी औरतों को वो अधिकार नहीं थे जैसे आदमियों को थे। ठीक है, ये चल रहा था शोषण। तो औरतें भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाती थी जब रेवोल्यूशन चलती थी, इस उम्मीद में कि उनकी भी जिंदगी बेहतर होगी। ठीक है, तो एक क्लब के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अबाउट 60 विमेन्स क्लब्स केम अप विद डिफरेंट फ्रेंच सिटी इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। सोसाइटी ऑफ, यहाँ पे देखिए, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये फेमस था सबसे ज्यादा। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने चाहा कि इनको कुछ अधिकार देते हैं, एजुकेशन पे काम किया गया। उनके फादर्स नो लॉन्गर उनकी धक्के से शादी नहीं करा सकते थे अपनी विल के अगेंस्ट। डिवोर्स को भी लीगल बनाया गया, काफी सुधार आए औरतों के राइट्स में भी। रेन ऑफ टेरर जो 1793 से 94 का पीरियड है बच्चों, उस टाइम पे क्या हुआ, एक नई गवर्नमेंट थी जिसने लॉ इशू किए, क्लोजर ऑफ विमेन क्लब्स और बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। बहुत महिलाओं को अरेस्ट भी किया गया। बट फाइनली स्ट्रगल करते 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 1946 में विमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। हमारी जब आजादी मिली उससे 1 साल पहले विमेन को राइट टू वोट मिला फ्रांस में। देख रहे हो कितना लंबा स्ट्रगल चला महिलाओं के लिए। फिर हम बात करते हैं स्लेवरी की। स्लेव्स किस लिए चाहिए होते थे बच्चों? स्लेव्स इसलिए चाहिए होते थे जो अमेरिका में कॉलोनीज थी, वहां पे जो प्लांटेशन फील्ड्स थी उस पे काम कराने के लिए स्लेव्स चाहिए होते थे। अफ्रीका से स्लेव्स अमेरिका तक पहुंचाते थे कौन? फ्रांस की जो आर्मी थी। तो ये स्लेवरी का जो सिस्टम था ये भी काफी लंबा चला। ये फाइनली अबॉलिश हुआ फ्रेंच कॉलोनीज में। ये सिस्टम एंड हुआ 1848 में। ठीक है, 10 इयर्स लेटर नेपोलियन ने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस की स्लेवरी। स्लेवरी फाइनली 1848 में खत्म हुई जो फ्रेंच कॉलोनीज थी उनमें। ठीक है, अमेरिका में जो थी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इनिशिएटिव टू पास लॉज जो क्या करें, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये एवरीडे प्रैक्टिस में आए। ये काफी मुहिम उठाई गई 1787 में। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप को अबॉलिश किया और प्रेस को फ्रीडम दी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आए हमारे पास। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट माना गया ताकि लोग अपनी बगावत जो करनी है उनको वो खुलेआम कर सके। रेवोल्यूशन ब्रॉट चेंजेस इन ड्रेस दे वेयर, फूड दे ईट एंड द लैंग्वेज दे स्पीक। मतलब हर तरीके से सोसाइटी में रेवोल्यूशन हुई और यही कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं तक नहीं रुकी। वही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है, तो ये रंग पूरे यूरोप पे चढ़ा और फिर पूरी दुनिया पे ये आइडियाज फैलने लगे। लोगों ने बगावत की। इवन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो
जो इन आइडियाज से इंस्पायर हुआ। तो ये तीनों का मीनिंग आज जाके आप देखोगे और ये डेफिनेशन कॉपीज में लिखोगे। ये थी आपकी चैप्टर की समरी। फटाफट से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी में, और बने रहो इस चैनल पे, क्योंकि फटाफट मैं भी आपके लिए वो वीडियोस लाने वाली हूँ जिसमें हम मैपिंग करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। दिस इज योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल, साइनिंग ऑफ माय चैंपियंस फॉर टुडे।